नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ प्रारंभ की है जो कि टीएसटी पीएचडी और प्रोफेसर के जो आगामी एग्ज़ाम होगा उसके मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके पहले हमने 11 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं पॉलिटिकल साइंस के, और ये 12वां वीडियो है जो कि निर्वाचन प्रणाली से संबंधित होगा। ठीक है, और इसके टॉपिक आगे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अब दोस्तों जो निर्वाचन प्रणालियाँ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक बहुलवादी, ठीक है, जो निर्वाचन प्रणालियाँ होती 3 तरह की होती हैं। एक बहुलवादी निर्वाचन प्रणाली हो गई, एक बहुमत निर्वाचन प्रणाली हो गई। ठीक है, बहुमत निर्वाचन प्रणाली हो गई, और तीसरी हो गई दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली। जो ये है तीसरी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जो बहुल निर्वाचन प्रणाली है दोस्तों, जो जैसे कि मतलब जो है भारत में प्रचलित है कि जो मतलब जो है कई सारे उम्मीदवार हैं, जो ज़्यादा मत पाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो बहुमत प्रणाली है दोस्तों, इसमें 50% से अधिक मत पाने वालों को विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, इसके जो है जनक थॉमस हेयर थे। ठीक है, कौन थे? थॉमस हेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जनक कौन थे? थॉमस हेयर। ये लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास जो है प्रचलित हुई थी। ठीक दोस्तों, इसे इनरे प्रणाली भी कहा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इनरे प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक सूची, ठीक है, प्रणाली, और एक होती है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो मतलब जो है जो राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है ना, इसी से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से ही। ठीक, अब देखिए इस पर क्या होता था दोस्तों कि मतलब अनुपात के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वोटें की जाती हैं। मतलब जो है जो अल्पसंख्यक हो उनका भी सही से अनुपात मिल सके, इसलिए मतलब जो है इस प्रणाली को लाया गया। ठीक, अब दोस्तों इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना, उनके प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली यही है दोस्तों। इस पर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो मत हो, ठीक है ना, वो अनुपात में जो बचे हुए लोग हैं उनका भी सही से अनुपात किया जा सके। ठीक है, इस प्रणाली का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में होता है जहां बहुत सारे सदस्य होते हैं। इसका ध्येय मतदाताओं को अपने अपने वोटों की संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। ठीक है, वो जो वोटों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, उनको जो वोटों की संख्या हो उसके अनुसार उनका प्रतिनिधित्व हो, ताकि बहुमत के साथ जो बहुमत है अल्पमत को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति का एक मत सिद्धांत किसने दिया था? एक व्यक्ति हो और उसका एक ही मत हो, उसका सिद्धांत बेंथम ने दिया था दोस्तों। ये मतलब उपयुक्तवादी विचारक हैं, उदारवाद के समर्थक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, जे.एस. मिल। दोस्तों जे.एस. मिल जो है शिक्षित लोगों को मताधिकार देना चाहते हैं और महिलाओं को भी मताधिकार देने के पक्ष में बात करते हैं। जे.एस. मिल दोस्तों ये व्यक्तिवादी विचारक हैं दोस्तों। मतों की गणना नहीं की जानी चाहिए, उन्हें तौला जाना चाहिए, जे.एस. मिल कहते हैं। ये मतों में दोस्तों मतलब जो है गुणवत्ता की बात करते हैं। ठीक है ना, जे.एस. मिल मतों की गुणवत्ता की बात करते हैं। आगे देखते हैं। पूर्ण वयस्क
मताधिकार के प्रथम प्रतिपादक थे लेबलर्स, ठीक है ना। इनका नाम था दोस्तों पूर्ण वयस्क मताधिकार। पूर्ण वयस्क मताधिकार जब 18 मतलब भारत में 18 वर्ष है ना दोस्तों वयस्क मताधिकार की आयु, 18 वर्ष के बाद जो है व्यक्ति मत देने का अधिकार हो जाता है व्यक्ति को। तो इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम लेवलर्स ने किया था दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किसने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीडी कोल ने। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादन किसने किया था? जीडी कोल ने, ठीक है। आगे चलते हैं। डूब कोटा संबंधित है एक संक्रमणीय मत प्रणाली से। डूब कोटा होता है दोस्तों, एक कोटा होता है। कोटा पूरा होने के बाद ही जो है क्या कहते हैं उसको विजेता घोषित किया जाता है, ठीक है। जैसे भारत में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें डूब कोटा की बात आती है, ठीक। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जनक हैं दोस्तों, ठीक है। ब्रिटेन के थे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक मिल हैं दोस्तों, जेएस मिल। महिला मताधिकार के प्रबल समर्थक हैं सिजविक, जेएस मिल, बेंथम, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है सापेक्षित बहुमत प्रणाली। जो बहुमत प्रणाली होती है ना, हमने बताया नहीं कि प्रणालियाँ 3 तरह की होती हैं, एक बहुलवादी प्रणाली, एक बहुमत प्रणाली और एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो उसमें जो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व मतलब जो सुनिश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें मतलब 50% से ज़्यादा वाले को ही जिताया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, गिलक्राइस्ट ने कहा था। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, ऐसा गिलक्राइस्ट ने कहा था, ठीक है। जेएस मिल के अनुसार मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो पढ़ लिख सके, उन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो, ठीक है ना। मतलब जो पढ़े लिखे हों उनको ही मताधिकार, नहीं तो ये कहते हैं अगर जो पढ़ा लिखा नहीं होगा और जो तर्क नहीं कर सकता है, जिसमें सोच समझ शक्ति नहीं है दोस्तों, वो किसी भी व्यक्ति को जो है प्रतिनिधि बना सकता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व दे सकता है। तो इसीलिए पढ़े लिखे की बात करते कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, सोच समझ के वोटिंग करेगा, कौन समाज का हित चाहता है और किसको मतलब जो है वोट दे वो, ठीक है। ऐसी बात जेएस मिल करते हैं। ये कहते हैं मतदान गुप्त मतदान द्वारा नहीं होना चाहिए। मतलब जो है ये मतदान को गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, गुप्त नहीं मानते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। जो मतलब जो है समझदार, जो मतलब शिक्षित लोग हैं, उनको एक से अधिक जो मत देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं कि जो मतलब जो है शिक्षित व्यक्ति है वही मतलब जो है सही से समाज का हित समझता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा जो कल्याण कर सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली संबंधित है एकल संक्रमणी मत पद्धति, सूची प्रणाली, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। हमने बताया ना दोस्तों कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एकल मत प्रणाली, ठीक है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली और सूची प्रणाली। और दोस्तों बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से तो ये मतलब जो है संबंधित है ही है, क्योंकि जो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित है, वहीं इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यवस्थापकों को अधिक जन प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जेएस मिल ने संशोधित की, ठीक है। किस चीज़ की? व्यवस्थापक को अधिक जो है जन प्रतिनिधित्व बनाने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, ठीक है, और शिक्षितों के लिए बहुल मताधिकार की। जो शिक्षित हैं उनके लिए बहुल, एक से अधिक मताधिकार की बात की थी इन्होंने 3 बातें की। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की,
महिला मताधिकार की, और जो शिक्षित है उनके लिए एक से अधिक मत देने की बात की थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है। एम डुआर्जर ने कहा था ऐसा। ठीक है। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के मुख्य समर्थक हैं मिराल्यू दोस्तों कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन एक वोट देने की पद्धति में भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? एक वोट देने की पद्धति को भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जाना जाता है। द्वितीय बैलेट वोट पद्धति, जब द्वितीय बैलेट वोट पद्धति होती है तो उसको कहा जाता है भेददर्शी पद्धति। ठीक है, के रूप में जाना जाता है उसको। प्रजातंत्र के अनुभवात्मक सिद्धांत के बारे में क्या सही है? यह शास्त्रीय सिद्धांत का रूपांतरण है। जो प्रजातंत्र का अनुभवात्मक सिद्धांत है यह अशास्त्रीय सिद्धांत का, ठीक है ना, रूपांतरण है। आगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक दल विधान ठीक है, पालिका, जो राजनीतिक दल होता है विधान पालिका संविधान के द्वारा सुनिश्चित व्यवस्थापिका दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे वो राजनीतिक दल और दबाव समूह से संबंधित होंगे। ठीक है, कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है? समूह हित। ठीक है ना, समूह का हित यानी मतलब जो हो ऐसा दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है। ठीक है, दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी थी? J.S. फाइनर ने इनको अज्ञात साम्राज्य कहा था दबाव समूहों को दोस्तों। ठीक है, मैकीन ने आदर्श सरकार कहा था दबाव समूह को। क्या कहा था? आदर्श सरकार कहा था। ठीक है, थर्स्टीन सेलिन रिचर्ड लैम्बर्ट ने गैर सरकारी शासन दबाव समूह को कहा था। क्या कहा था? गैर सरकारी शासन दबाव समूह को कहा था। दबाव समूहों ने तृतीय, ठीक है, दबाव समूह राजनीतिक सदन का नाम धारण कर लिया था। तृतीय दबाव समूह राजनीतिक सदन का नाम धारण फाइनल ने ऐसा कहा है। ठीक है, फाइनल दबाव समूह का तृतीय दबाव समूह राजनीतिक सदन का नाम धारण कर लिया ऐसा कहा था। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम बर्क द्वारा दी गई थी। किसने दिया था राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दोस्तों? इनका नाम था बर्क। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक दल दोस्तों एक इसमें राष्ट्रीय हित होता है, राष्ट्रीय हित की भावना से कार्य करते हैं दोस्तों। लेकिन दबाव समूह में ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये स्वहित की भावना से कार्य करते हैं दबाव समूह। इनमें स्वहित होता है, राजनीतिक दल में जो है राष्ट्रीय हित होता है। जो दबाव समूह होते हैं दोस्तों उनमें अनिश्चित कार्यकाल होता है, अनिश्चित सदस्यता होती है, कोई भी कभी सदस्यता त्याग सकता है, ले सकता है। लेकिन जो राजनीतिक दल होता है इसमें ऐसा नहीं होता है, अनिश्चित सदस्यता नहीं होती है। ठीक है, जो मतलब जो है इसमें एक संगठन होता है, एक ढांचा होता है इसका राजनीतिक दल का। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भिन्न नाम वाली दो खाली बोतलें किस देश की दल व्यवस्था से इंगित करती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भिन्न नाम की दो खाली बोतलें किस देश की दल व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं? तो इसका नाम है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, विचारधारा, शक्ति प्राप्त की इच्छा, लोकतांत्रिक स्वरूप, संगठनात्मक दल में से राजनीतिक दल का, ठीक है ना, निश्चित अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक, लोकतांत्रिक स्वरूप इसका निश्चित अनिवार्य जो है लोकतांत्रिक स्वरूप जो है निश्चित अनिवार्य तत्व नहीं है। किसका? राजनीतिक दल का। देखिए इसमें एक विचारधारा होती है राजनीतिक दल में, ठीक है, शक्ति प्राप्त करने की एक निश्चित इच्छा होती है, और इसके बाद एक
जो संगठन होता है, एक निश्चित संगठन होता है, ठीक है ना, ओके। लेकिन लोकतांत्रिक कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता उसका। डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं सार्टोरी। सार्टोरी एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, ये राजनीतिक दल की प्रणाली के ही समर्थक हैं दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने डेमोक्रेटिक थ्योरी का मतलब पुस्तक लिखी थी। संगठन, नेतृत्व, वित्त एवं संवर्ग में से कौन सा राजनीतिक दल का अनिवार्य तत्व नहीं है? संवर्ग। संगठन, नेतृत्व, ठीक है ना, और वित्त इसका अनिवार्य तत्व है, लेकिन जो है जो संवर्ग है इसका अनिवार्य तत्व नहीं है राजनीतिक दल का, ठीक है। किसे उदार उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया था? सार्टोरी ने, ठीक है ना। सार्टोरी ने दोस्तों राजनीतिक प्रणाली, इन्होंने दोस्तों दो तरह की बहुमत प्रणालियों, ठीक है, जो दो तरह की बहुमत प्रणाली थी उनमें अंतर करने का सुझाव दिया था सार्टोरी ने, ठीक है ना। इन्होंने मतलब बहुलवादी प्रणाली, ठीक है ना, और ध्रुवीकृत बहुलवादी प्रणालियों में अंतर की, मतलब जो एक बहुलवादी प्रणाली थी, ठीक है, और एक जो है एक संयत, ये संयत बहुलवादी थी, संयत, और एक ध्रुव, ठीक है, ध्रुवीकृत बहुलवादी प्रणाली। तो इन दोनों में अंतर करने की बात किसने कहा था? सार्टोरी ने दोस्तों। इसने मतलब उदार एवं उग्र बहुल व्यवस्था के बीच मतलब जो अंतर करने की बात की थी, यानी मतलब जो है जो संयत होता है दोस्तों उदार, और जो ध्रुवीकृत होता है उसको मतलब जो है उग्र बहुलवादी प्रणाली की बात पर अंतर करने की बात कही थी इन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने की बात की? एम डुवार्जर ने दोस्तों, एम डुवार्जर ने, ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था एवं दलीय व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने की बात की थी। ये भी दल प्रणाली के समर्थक हैं दोस्तों। इन्होंने एक दल प्रणाली दी थी जिसके इन्होंने 4 तत्व बताए थे। इन्होंने जो दल प्रणाली दी थी दोस्तों एम डुवार्जर ने, उसको जो है उसके 4 तत्व बताए थे, जिसमें गुट बैठक पहला है। इसके बाद दोस्तों जो पहला गुट बैठक हो गया, और दूसरा है दोस्तों शाखा दल, ठीक है। जो मतलब इनके बाद दल जो प्रणाली हैं दोस्तों, उसके जो तत्व होते हैं गुट बैठक, शाखा दल और कोशिका दल और नागरिक सेना, ठीक है। गुट बैठक, ठीक है ना, गुट बैठक हो गया, शाखा दल हो गया, कोशिका दल हो गया, नागरिक सेना हो गया। डुवार्जर के अनुसार राजनीतिक दल के निर्णायक तत्व दोस्तों गुट बैठक, शाखा दल, कोशिका, ठीक है ना, दल और नागरिक सेना दोस्तों, ठीक है ना। जो नागरिक सेना दोस्तों हिटलर के समय थी तूफानी दस्ते जिनको कहा जाता था, मुसोलिनी के समय मास्क दस्ते कहा जाता था, माओ के समय लाल रक्षक कहा जाता था, ठीक है। जो एम डुवार्जर ने राजनीतिक दल के तत्व बताए थे, 4 बताए थे, ठीक है। सार्टोरी के राजनीतिक दलों का आधार है राजनीतिक दलों की संख्या, दलों की विचारधाराओं की प्रकृति, दलों में विखंडन की मात्रा, ठीक है। जो सार्टोरी ने राजनीतिक दलों का आधार बनाया था, उसमें राजनीतिक दलों की संख्या का आधार बनाया था, दलों की विचारधारा की प्रकृति क्या है, और दलों के विखंडन की मात्रा का आधार इन्होंने बनाया था, ठीक है। किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया था? सैमुअल जे एल्डरसवेल्ड, सैमुअल जे एल्डरसवेल्ड, ठीक है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। जो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। इसके जन्मदाता जो ब्यूरिटन्स थे, ब्यूरिटन्स। आगे चलते हैं। वामपंथी दल हैं दोस्तों भारतीय साम्यवादी दल,
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। ये वामपंथी दल हैं दोस्तों, ठीक है। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा था? हरमन साइमन। मतलब सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा था? हरमन फाइनर ने कहा था दोस्तों। उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था, सर्टोरी ने। उदार एवं चरम, ठीक है ना, मतलब जो उदार एवं जो मतलब जो चरम बहुदलीय व्यवस्था में अंतर किया था सर्टोरी ने, ठीक है। किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा था? लावेल ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा, क्योंकि राजनीतिक दलों में एक विचारधारा होती है। किस देश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में दोस्तों जो है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रणाली है, ठीक है। जो दल प्रणाली है वहाँ की प्रत्यक्ष है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। दबाव समूहों ने तीसरे सदन की संज्ञा दी। दबाव समूह को तीसरे सदन की संज्ञा किसने दी? फाइनर ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दबाव समूह का कोई निश्चित जो है कार्यकाल नहीं होता दोस्तों, इनका कार्यकर्ता इनका स्वहित होता दबाव समूह का, ठीक है। कार्यकर्ता आधारित दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की इसका जो ये दल है कार्यकर्ता आधारित है, ठीक है। समानता, सुधार, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद में कौन सा वाम दलों की विशेषता नहीं है? तो ये राष्ट्रवाद है दोस्तों, ठीक है। देखिए जो वाम दल होते हैं, ठीक है ना, उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं होती है, ठीक है। समानता होती, सुधार की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं ये, ठीक है। विपक्ष का, ठीक है, विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना, ठीक है। CF स्ट्रॉन्ग ने ऐसी बात कही थी दोस्तों, ठीक है। देखिए लूसियन पाई थे दोस्तों, इन्होंने राजनीतिक दलों के सम्मुख कौन सा ऐतिहासिक संकट माना था, ठीक है ना। लूसियन पाई फेमस हैं दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैधता का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट। वैधता का संकट, सहभागिता का, एकीकरण का, 3 संकट माने, ऐतिहासिक संकट माने राजनीतिक दलों के सम्मुख, ठीक है। दबाव समूहों की तकनीकी है अनुनय, सौदेबाजी, प्रत्यक्ष कार्यवाही, लाबी दोस्तों ये अमेरिका में चलता है, हड़ताल हो गया और बंद घेराव हो गया। दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए सारी मतलब जो तकनीकी अपनाते हैं, ठीक है। अनुनय विनय करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं, लॉबी बनाते हैं, हड़ताल करते हैं और बंद घेराव कर लेते हैं, ठीक है, सरकार को। संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय, ठीक, वर्गीकरण राजनीतिक दलों का किसने दिया? डुआर्जर ने, ठीक है। हमने बताया ना राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया था, गुट बैठक हो गया, शाखा दल हो गया, ठीक है, और नागरिक सेना हो गया, ठीक, कोशिका दल हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, अब आगे समाप्त है दोस्तों, यहीं तक ये वीडियो था दोस्तों। जो राजनीतिक दल और दबाव समूह, ठीक है ना, और जो निर्वाचन प्रणालियाँ थी उससे संबंधित दोस्तों जितने क्वेश्चन प्रमुख पूछे गए हैं उसको हम इस वीडियो पर कवर कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको अलग से। ये तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, उसका हमने नोट्स बना करके आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इसके अलावा एक अलग से वीडियो भी इसका बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक, और कई बार देखिए तो आपको सारे क्वेश्चनों का कन्फ्यूजन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक, अब कल नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक लेकर के मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।